तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन केंद्र की समेकित या संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? कौन करता है? वित्त मंत्री, नीति आयोग, वित्त आयोग या संसद? वित्त आयोग, आर्टिकल 280। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 283 में वित्त आयोग के कर्तव्यों के संबंध में उपबंध है। इसके तहत केंद्रीय वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? किसने की थी चोल साम्राज्य की स्थापना? विजयालय ने। तो देखिए, 1850 में यानी 9वीं सदी के अंत में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। वह पहले पल्लवों का ही सामंत था। इसने पांड्यों की शक्ति को भी छीन लिया था। तंजौर का एक मंदिर है, मंदिर का नाम है राज राजेश्वर मंदिर। बताइए, किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित किया गया था? राज राजेश्वर मंदिर राज के शासनकाल में। सी है इसका आंसर। तो तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर चोल सम्राट राज के शासनकाल में निर्मित हुआ। चोल राजाओं ने अनेक शिव और विष्णु मंदिर भी बनवाए और इन शासकों ने मंदिरों की दीवार पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन आरंभ किया, जिसमें वे अपनी जीतों का यानी अपनी विजयों के ऐतिहासिक विवरण लिखवाते थे, ताकि आने वाली जनरेशन उनकी उसको पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। चोलकालीन स्थापत्य कला दक्षिण भारत की श्रेष्ठ कला का सूचक है। इनमें से कौन विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना है? बताइए। चोल काल की नटराज, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, चोल काल में दक्षिण भारत ने मूर्तिकला की ऊंचाइयों को स्पर्श किया, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है नटराज की प्रतिमा। ठीक है, यह प्रतिमाएं कांसे की बनी हुई होती थी तथा गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति जो है इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम क्या है? शिखर है, विमान है, कोई चित्रकारी है, क्या है? तोरण पर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन या द्वार हैं गोपुरम। तो देखिए, गोपुरम जो है वो पांड्य शासकों की स्थापत्य कला की विशेषता है। इस काल में मंदिर छोटे बनाए जाते थे, परंतु उनके चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। यह प्राचीर तो सामान्य होते थे, लेकिन इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, भव्य एवं विशाल होते थे, जो प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत थे। इनके काल की विशेषता वास्तुकला न होकर गोपुरम थी। ठीक है, अतः तोरण पर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन या द्वार हैं ये। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर शिव को भी समर्पित है और विष्णु को भी, यानी शिव और विष्णु, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, चोल राजा राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जो शिव और विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को डिगामा नामक खोजी यात्री ने लगाया था। यह यात्री निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था? कहाँ से आया था वास्को डिगामा? पुर्तगाल से आया था। तो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजी यात्री था। इसने 1498 में पहली बार यूरोप से निकलकर भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा था। भारत का खोजकर्ता वास्को डिगामा को कहा जाता है, और अमेरिका का कोलंबस। इनमें से कौन कित्तूर, वर्तमान का कर्नाटक, में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? बताइए, कौन कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित था? रानी चेन्नम्मा भी और रायन्ना भी। तो ए और बी दोनों। सी है इसका आंसर। टीपू सुल्तान नहीं था। तो रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिस कारण 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उसने बहुत सारे अंग्रेज शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उसे किसी रायन्ना को भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से जुड़े थे विलियम जोन्स, हेनरी टॉमस कोलब्रुक, नेथेलियन हॉलहेड। संबंधित नहीं था तो वॉरेन हेस्टिंग। तो देखिए, विलियम जोन्स ने हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉलहेड के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने शुरू किया। वॉरेन हेस्टिंग संबंधित नहीं था इससे। क्वेश्चन नंबर 10 है। राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? चोलों के नहीं थे, केरल के चेर शासकों के नहीं थे, वेगी के चालुक्यों के नहीं थे, कर्नाटक के चालुक्यों के थे। ये है इसका आंसर। तो दक्कन के राष्ट्रकूट जो है कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे, याद रखिएगा सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, यह किस काल की कृति है? किस काल की कृति है? पल्लव काल की नहीं है, चोल काल की नहीं है, बौद्ध काल की नहीं है, राष्ट्रकूट काल की है।
तो देखिए एलोरा की गुफाओं या उनको कह सकते हैं मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। कितनी? 34 गुफाएं हैं, जिनमें सबसे अधिक 17 हिंदू गुफाएं हैं, उससे कम 12 बौद्ध गुफाएं हैं और सबसे कम 5 जैन गुफाएं हैं। ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। अगर स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न ये पूछा जाए कहीं पर भी कि एलोरा की गुफाएं धर्मनिरपेक्ष हैं, तो सही है या गलत? गलत है, क्योंकि धार्मिक हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत यात्रा के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए उसने किस विद्वान को अपने साथ रखा था या लाया था? अल बरूनी को। अल बरूनी, ऑप्शन नंबर बी। तो सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट है, आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी, क्योंकि बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? क्या था? कलिंग पर नियंत्रण करना चाहते थे या कन्नौज पर नियंत्रण करना चाहते थे, या गोदावरी नदी के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहते थे, या कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? कन्नौज पर नियंत्रण करना चाहते थे। क्यों? अभी पता चलेगा। तो देखिए तीनों राजवंश कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़ते रहे, क्योंकि कन्नौज गंगा के उपजाऊ एवं साधन संपन्न क्षेत्र में अवस्थित था तथा कन्नौज की स्थिति भी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी। नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत आधारित है किस पर? किस पर आधारित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सम्यक प्रक्रिया लाकर इसको गलत मत कर देना। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को विशुद्ध रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप अपनाया गया है, क्योंकि भारत के संविधान में जापान की इसी शब्दावली को अपनाया गया है और जापान से लिया गया है। ये विधि की उचित प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। इन दोनों को याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से और विधि की सम्यक प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। न्यायिक सक्रियतावाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक पुनरावलोकन से नहीं है, न्यायिक स्वतंत्रता से नहीं है, न्यायिक प्रतिबद्धता से नहीं है। लोक हितवाद यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो न्यायिक सक्रियतावाद का संबंध है जनहित याचिका से यानी लोक हितवाद से। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक में आया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाए जाते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकार क्षेत्र हैं, जैसे कि अनन्य क्षेत्राधिकार यानी मूल, ठीक है, या प्रारंभिक, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, या फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसका दूसरा, परामर्शदात्री भी है। तो ये किस में आएगा? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करनी है, तो कौन सा क्षेत्राधिकार है उसका? ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल, जिसको अनन्य या फिर प्रारंभिक या इंग्लिश में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी बोलते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत रिट निकालने का अधिकार है, कोमा उसके पास कोई अपीलीय क्षेत्राधिकार है, परामर्श संबंधी भी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अन्य शामिल हैं क्या क्या? सिविल, आपराधिक एवं संविधान के अनुच्छेद 136 से संबंधित अपील। अच्छा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो गया, तो कौन सा क्षेत्राधिकार बनेगा ये उसका? तब बनेगा उसका अनन्य क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या फिर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार आपस में लड़ गई, ठीक है, तब कौन सा अधिकार बनेगा? तब भी उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ यूपी आ गया, उत्तराखंड आ गया, पंजाब हरियाणा सारे मिल गए, तब भी उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ही बनेगा। ठीक है, तुरंत एक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? कौन देता है? कृषि आयकर की बात हो रही है, वित्त आयोग लगाकर गलत मत कर देना। भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 में इसका प्रावधान किया गया है, तो उत्तर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, 267, 275। अनुच्छेद 265 कहता है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अध्यारोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सही है? सही है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि और भारत की लोक लेखा निधि दोनों से संबंधित है, इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ पर 267, क्योंकि 267 में है आकस्मिक निधि। तो भारत की संचित निधि और भारत की लोक लेखा निधि दोनों के दोनों अनुच्छेद 266 में है। आकस्मिक निधि है 267 में। आकस्मिक 67, आकस्मिक 7, 67, 7, इस तरह से याद कर लो। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ये सही है। तो अनुच्छेद 266 में जो है भारत की संचित निधि एवं लोक लेखा निधि दोनों हैं। आकस्मिक निधि है 67 में, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा 275 में, और 265 में क्या है? विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण
ना किया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, वित्त आयोग अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्वाह को प्रोत्साहित करता है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, अनुच्छेद 280 की कार्य लग रहे हैं इसके। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त विवरण को सुगम बनाता है। वह वित्त प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, पहली बात तो अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह को, विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह की बात हो रही है। वित्त आयोग क्यों करेगा भाई इसको? विदेश मंत्रालय क्या करेगा फिर? सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त विवरण को सुगम बनाता है, ये भी गलत है। वित्त आयोग का काम तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है वित्त के वितरण को सुगम बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र में थोड़ी। वित्त प्रशासन में पारदर्शिता विदेश मंत्रालय का काम है, वित्त आयोग क्यों करेगा ये तो? हाँ, वित्त मंत्रालय का काम है, वित्त आयोग का नहीं। तो इनमें से कोई भी जो है इसका कार्य नहीं है यहाँ पर, वित्त आयोग का डी है इसका आंसर। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के कर्तव्यों या कार्यों के संबंध में प्रावधान है। इनमें से कोई भी कार्य जो है वित्त आयोग का नहीं है। अंतिम प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए, मनोनीत तो राज्यसभा में कुछ मेंबर और लोकसभा में किए जाते थे ना, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किए जाते हैं। लोकसभा का तो एंग्लो इंडियन कहाँ रहा, तो नहीं है। निर्वाचन तो राष्ट्रपति का होता है ना, ये भी गलत है। नियुक्ति प्रधानमंत्री की होती है। चयन किया जाता है तो अपने में से ही जो है लोकसभा के जितने मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष को चुनते हैं, एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं, पता होगा आपको। तो संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंध है कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, तब तब लोकसभा किसी दूसरे सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। ठीक है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन निर्णय करता है इसका? लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति जो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? यही लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कई अधिकार हैं लोकसभा अध्यक्ष के।